नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फाइनली सतीश चंद्रा मीडियल हिस्ट्री किताब का 15वां चैप्टर यहाँ पे शुरू हो रहा है। इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। इसके बाद आएगी नूरजहां की कहानी, शाहजहां की कहानी, महाबत खान की कहानी। एक से एक बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग कहानियां हैं यहाँ पे। फिर किस प्रकार से जो मुगल्स थे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऑर्गेनाइज करते थे। देखिए, मुगलों के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, बट मुगलों ने उज़्बेक्स के साथ कैसे डील किया, सफाविद डायनेस्टी जो थी ईरान की उसके साथ कैसे डील किया, ओटोमन अम्पायर के साथ कैसे डील किया, इन सब चीज़ों के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप कह सकते हैं व्यू पॉइंट दे रखा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दे रखी है जो कि आगे आने वाली 4-5 वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात करोगे तो इंडिया के लिए ये मुगल एम्पायर के अंदर था एंड दिस वाज एन एरा ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। इस समय पे दो कैपेबल रूलर्स थे इंडिया के अंदर। एक तो भाई था आपका जहांगीर, 16 से 5 से लेकर 1627, केवल 22 साल का इनका राज रहा है। 22 साल का इनका राज इतना कम इसलिए रहा है क्योंकि अकबर काफी बढ़ोती तक गद्दी पर बैठे रहे, तो जहांगीर जल्दी पे गद्दी पर बैठ ही नहीं पाए। अब अकबर खुद ही गद्दी, 14 साल की उम्र पे अकबर राजा बन गया 1556 में। 1605 तक अकबर का राज चला, लगभग आप कह सकते हो कि 50 साल अकबर का राज चला। 63-64 की उम्र पे अकबर की मृत्यु हुई। तब तक जहांगीर काफी बड़े हो चुके थे, उम्र हो चुकी थी। जहांगीर 1627 में 51 साल के थे। 22 साल का जहांगीर का राज था, मतलब 39 की उम्र पे जहांगीर गद्दी पर बैठे। मतलब कंपेरेटिवली आप कह सकते हो 39 तो नहीं, एक्चुअली 1622 में, एक चीज, 1622 में जहांगीर की जो उम्र थी वो थी 51 साल। ठीक है, और जहांगीर गद्दी पर कब बैठे हैं, 1605 में बैठे हैं। तो बेसिकली 17 साल के बाद, मतलब 51 में से 17 अगर आप कम कर लो तो 34 साल, इफेक्टिवली 34 साल की उम्र पे जहांगीर गद्दी पर बैठे। अब अकबर 14 ही साल की उम्र पे बैठ गया तो जहांगीर को लगा यार बहुत देर हो रही है। जहांगीर ने बवाल कर दिया था अकबर के कि मुझे गद्दी पर बैठाओ। बाद में शाहजहां भी बवाल करेगा, शाहजहां के बेटे औरंगजेब तो शाहजहां को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये सब अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बहरहाल जो इनका रूल था जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 और शाहजहां का 1628 से लेकर 1658, इस समय पे भाई इंडिया की प्रोग्रेस हुई है। और इस समय पे साउदर्न इंडिया में भी प्रोग्रेस देखने को मिली है। ये जो बीजापुर और गोलकोंडा जैसे स्टेट्स थे, यहाँ पे इंटरनल पीस भी था, कल्चरल ग्रोथ भी थी। जो कंसोलिडेशन हुआ था मुगलों से पैसिफिकेशन के बाद, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। प्लस आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, रिलीजन, हर चीज की फील्ड में यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिली है। अकबर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी मैच्योर हो चुका था, कंसोलिडेट हो चुका था, और उसको प्रॉपर तरीके से और आगे इंप्लीमेंट किया जहांगीर और शाहजहां ने। इन रूलर्स ने राजपूत के साथ अपने अलायंस को बना के रखा, और इन राजपूत के दोस्ती के दम पे मुगल अंपायर का भयंकर कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे। और सारे इंपॉर्टेंट फैक्शंस को यहाँ पे मिला के चला गया। अफगान्स को मिला के चला गया, मराठास को मिला के चला गया। मैंने आपको बताया कि शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के फादर थे, इनके साथ एक डील हुई थी मराठा किंग की, वो सॉरी मुगल किंग की। मुगल किंग बाद में पलट गया था। ये सब कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मुगलों ने बहुत जबरदस्त बिल्डिंग्स बनवाई हैं, मार्बल में बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई गई हैं। जो मुगल कोर्ट था वो हमारे देश में, मतलब इंडिया में, सेंटर ऑफ कल्चरल लाइफ बन गया। और मुगलों ने इंडिया के स्टेबल रिलेशंस को स्टैब्लिश किया एशियन पावर्स जैसे कि सफाविद डायनेस्टी ऑफ ईरान, उज़्बेक्स के साथ, ओटोमन टर्क्स के साथ। हालांकि एग्जैक्टली मुगलों की क्या फॉरेन पॉलिसी थी इसके बारे में आगे बात करेंगे। मुगलों ने बहुत जंगें नहीं लड़ी हैं उज़्बेकों से। सफाविद डायनेस्टी तो खैर मुगल की अलाई थी, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और ओटोमन टर्क्स बहुत दूर थे। ओटोमन टर्क्स एशिया माइनर, एनोतोनिया प्लेटी जो प्रेजेंट डे टर्की है वहां पे राज करते थे। अभी वहां से कनेक्ट बनाना है तो मुगलों को एक स्ट्रांग नेवी चाहिए, और मुगलों के पास उतनी स्ट्रांग नेवी थी नहीं। प्लस मुगलों की फोरसाइट इस बात से पता चलती है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए परमिशन दी, प्रोत्साहित किया इन मुगलों ने, जिसके बेसिस पे काफी पैसा यहाँ पे कमाया गया। ओके, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुगलों के राज के समय पे बहुत सारे निगेटिव फीचर्स भी यहाँ पे आपको आते नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ भी पैसा रूलिंग क्लासेस के द्वारा कमाया जा रहा था, शाही क्लासेस के द्वारा, नॉबल्स के द्वारा कमाया जा रहा था, वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा था। कॉमन मैन तक, पीजेंट्स तक, किसान तक, वर्कर्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। नीचे के लोगों की जीने की जो स्टैंडर्ड थे वो बहुत खराब थे। तो ऊपर के जो रूलर्स थे वो जंगे लड़ते थे
आपस में प्लाने बनाते थे कि इस पे कैसे अटैक करें, ये कैसे जीतें, और नीचे का जो गरीब किसान है वो एक मिजरेबल लाइफ जी रहा है। फिर सबसे खास बात यह है कि जब मुगलों का राज था इंडिया के अंदर, उस समय पे अरेबिक वर्ल्ड में और यूरोपियन वर्ल्ड में बड़ी जबरदस्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही थी, और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के बारे में ज्यादा मुगलों को पता नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे मुगलों ने एक अच्छा और स्टेबल राज जरूर दिया है इंडिया को, बट व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका ज्यादा ग्रोथ इंडिया में मुगलों के समय पे नहीं हुआ। और प्लस मुगल में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है। जब भी सक्सेशन की बात हुई ना, अकबर के बाद जहांगीर का बैठना, जहांगीर के बाद शाहजहां का बैठना, शाहजहां के बाद औरंगजेब का बैठना, इन सब सक्सेशंस के समय पे मुगलों के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई है। ठीक है, मगर आप बात करो तो अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा, उसमें इतनी मुश्किल नहीं झेलनी पड़ी। जहांगीर को भी बवाल करना पड़ा क्योंकि अकबर जल्दी जाने को तैयार हो नहीं रहे थे, और जहांगीर के ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। जो भी अकबर के दूसरे बच्चे थे वो अकबर के लाइफ टाइम में मर चुके थे, एक्सेसिव दारू पीने की वजह से या फिर और किसी वजह से। तो अकबर का एक अकेला काबिल बेटा बचा था, वो था जहांगीर। हालांकि जहांगीर ने भी कुछ हद तक यहाँ पे अकबर के अगेंस्ट गया था, लड़ाई वगैरह की थी, बट वो उतनी सीरियस नहीं थी। जहांगीर जब गद्दी पर बैठेगा, जहांगीर को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जहांगीर का जो सबसे बड़ा बेटा था ना खुसरो, वो यहाँ पे बगावत कर देगा, और वो बगावत खोल के खुद गद्दी पर बैठना चाहेगा। मतलब पिताजी अभी गद्दी पर बैठे हैं और खुसरो को अभी शौक है कि भाई जैसे तैसे मुझे गद्दी पर बैठा दो। और गद्दी तो गद्दी होती भाई, मुगल बादशाह, पूरे इंडिया के ऊपर आपका राज है। तो यहाँ पे क्या बाप क्या बेटा क्या भाई। अब देखो भाई बेटा, जब गद्दी की बात आती, ताकत की बात आती, तो कोई भाई बहन कोई रिश्ता नहीं सामने आता। और बगावत करना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उस समय पर नॉर्मल बात थी। जहांगीर ने खुद अकबर के खिलाफ बगावत किया था, जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। हालांकि खुसरो की बगावत जल्दी चली नहीं, उस समय पे प्रॉपर जंग हुई जहांगीर के बीच में, खुसरो के बीच में। लाहौर के पास एक बैटल हुआ और वहां पे जहांगीर ने खुसरो को हरा दिया। खुसरो को पकड़ा गया और जहांगीर ने पकड़ के खुसरो को जेल में डाल दिया, मारा नहीं, बस इतनी ही कृपा की, ये बहुत था। क्योंकि उस समय पे देखिए, जो भी आपके खिलाफ बगावत कर रहा है, जंग कर रहा है गद्दी के लिए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। अब आप यहाँ पे अपने आप को जहांगीर की जगह गद्दी पर बैठा के देखो। जहांगीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी गद्दी को बैठाना, बचाना। और खुसरो यहाँ पे ओपनली युद्ध कर रहा है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे अब आप ये देखो कि भाई जहांगीर बाप है, खुसरो बेटा है, और बाप बेटे का प्यार यहाँ कहाँ चला गया। तो जब बात आती है गद्दी की, तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्यार नहीं रहता। आज की डेट में पॉलिटिक्स में क्या जाता है ना, कि पॉलिटिक्स में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते, कुछ इस प्रकार का हिसाब था। ये बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। आज के पॉलिटिशियंस कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के नाम पे एक दूसरे को गला काटना, चालूपना दिखाना, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है भाई, तो खुसरो को रेबेलियन यहाँ पे दबा दिया गया और जहांगीर ने खुसरो को हरा के उसको जेल में डाल दिया। ओके, जहांगीर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की, कि मेवाड़ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका फाइनल रेजोल्यूशन यहाँ पे जहांगीर ने किया था। 4 डेकेड से मुगल एम्पायर का, आप कह सकते हो कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मेवाड़ के साथ। ठीक है, वो मैंने पहले आपको बताया कि अकबर ने कितनी कोशिश की, बट अकबर के लिए काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन फाइनली मेवाड़ वाली प्रॉब्लम को सेटल किसने किया? जहांगीर ने सेटल किया। फिर ईस्टर्न स्फीयर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ईस्टर्न स्फीयर मतलब बंगाल और उड़ीसा के आसपास का इलाका, बिहार के आसपास का इलाका। तो पहले क्या था कि इन इलाकों में अफगान्स बहुत एक्टिव थे, लेकिन अफगान्स को बहुत बुरी तरह हराया था अकबर ने। लेकिन अभी भी कुछ अफगान चीफ्स आइसोलेटेड पॉकेट्स में ताकतवर थे, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थे। अफगान का तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ट्राइबल स्ट्रक्चर है। एक ट्राइबल लीडर होता है और उसको उस ट्राइब के लोग फॉलो करने लगते हैं। तो अफगान ताकत को निस्तनाबूद कर चुका था अकबर, लेकिन इंडिविजुअल पॉकेट्स में ये अफगान चीफ्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ताकतवर थे। इन अफगान चीफ्स ने अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। और कैसे ऑर्गेनाइज किया? तो इन्होंने उस रीजन के बहुत सारे हिंदू राजास के साथ कनेक्ट बैठाया। तो जसोर का राजा, कामरूप का राजा, कामरूप वेस्टर्न आसाम, चिचार का राजा, इन सब राजाओं के साथ मिलकर इन अफगान चीफ्स ने एक मंडबली कर ली और ओवरऑल मुगल एम्पायर के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अब पहले बंगाल का गवर्नर था राजा मानसिंह, और राजा मानसिंह बहुत एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अकबर ने राजा मानसिंह को वापस बुला लिया था। तो जब राजा मानसिंह वापस गया, तो गवर्नर के ऊपर जो मुगल एम्पायर की पकड़ थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई, और यहाँ पे एक अफगान चीफ उस्मान खान बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और उसने यहाँ पे बगावत कर दी।
आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अभी तक चैनल को शेयर और नहीं सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के ऐड करें दोस्तों, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। तो राजा मानसिंह गवर्नर थे बंगाल के, इनको अकबर ने वापस बुला लिया। जहांगीर ने फिर से राजा मानसिंह को गवर्नर बना के भेजा, लेकिन अब तक चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी। एकदम से मानसिंह के लिए आसान नहीं है कि वहां पे गए और पॉलिटिकली जो सिचुएशन चेंज हो चुकी है उसको फिर से आप अपने फेवर में ले आओ। तो इसके बाद 1608 में बंगाल में पोस्ट किया गया इस्लाम खान को। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इस्लाम खान की इंपॉर्टेंस ये कि इस्लाम खान वाज द सन ऑफ शेख सलीम चिश्ती, और शेख सलीम चिश्ती का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक बहुत फेमस सूफी सेंट थे और इनको पैटर्न सेंट बोला जाता है मुगल्स का। इनफैक्ट जो मुगल्स थे वो शेख सलीम चिश्ती के पास जाके आशीर्वाद वगैरह लेते थे, पूजा वगैरह करते थे। तो कुल मिला के जो शेख सलीम चिश्ती था, इनका जो ग्रैंड सन था, सॉरी सन बोल गया मैं, ग्रैंड सन था इस्लाम खान। इस्लाम खान को ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्पर भेजा गया बंगाल में और बोला गया कि जाओ भाई जाके इन अफगानों को जरा देखो। और अफगानों के साथ यहाँ पे इस्लाम खान ने बहुत प्रॉपर तरीके से डील किया। और इस डीलिंग में सिर्फ लड़ाई नहीं की इस्लाम खान ने जो अफगान चीफ्स के जो साथ में लोग थे ना, जो बहुत सारे हिंदू राजा थे, उनको अपनी तरफ खींचा। जैसे कि राजा ऑफ जैसोर को अपनी तरफ खींचा। फिर कि जो शेख सलीम चिश्ती का पोता था इस्लाम खान, इसने और क्या क्या किया कि इसने पहली बात तो अपनी जो कैपिटल थी उसको डक्का में बनाया। डक्का आज का ढाका है, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है भाई। तो कुल मिला के स्ट्रेटेजिकली ढाका को आइडेंटिफाई करके आसपास के राजाओं को धीरे धीरे करके अपने साथ मिला के इस पर्टिकुलर ईस्टर्न स्फीयर में मुगल परचम फैलाने की फिर से पूरी कोशिश कर रहा था इस्लाम खान। ठीक है। इस्लाम खान की कोशिश थी कि वो सुनार गांव के ऊपर कब्जा कर ले, और सुनार गांव एक अफगान चीफ मूसा खान के अंदर था। ठीक है। मूसा खान और उसके जो कन्फेडरेट्स थे अपने आप को 12 भुआ कहते थे। 12 मतलब 12 भुआ। भैया 3 साल लग गए यहाँ पे इस्लाम खान को सुनार गांव के ऊपर कब्जा करने में, लेकिन फाइनली सुनार गांव के ऊपर इस्लाम खान ने कब्जा कर लिया। इसके ऊपर मुगल परचम अब लहरा रहा था। बाद में मूसा खान को जब लगा कि अब तो यहाँ पे हार गए, ये मुगल हमसे जीत रहे हैं, तो मूसा खान ने सरेंडर कर दिया और मूसा खान को बेच दिया गया मुगल कोर्ट में एज अ प्रिजनर। क्योंकि मूसा खान ने एक्चुअली में मुगलों के खिलाफ काफी बगावत की थी, बहुत सारे मुगल सोल्जर्स को मारा भी था, तो अब सजा तो देनी थी, तो उनको वापस कोर्ट भेज दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका अफगान चीफ था वो उस्मान खान था। मैंने आपको बताया था ना कि जब ओवरऑल राजा मानसिंह को वापस बुला लिया गया, तो उसके बाद जो एक पर्टिकुलर पर्सन था जिसने यहाँ पे बवाल सबसे ज्यादा कर रखा था, वो था उस्मान खान। तो उस्मान खान को यहाँ पे हराना बहुत जरूरी था। इस्लाम खान ने इसके साथ भी बैटल लड़ा, बड़ा जबरदस्त बैटल हुआ था, लेकिन उस्मान खान को हरा दिया गया। और जैसे ही उस्मान खान हारा बंगाल के अंदर, वैसे एक बात तय हो गई कि आगे आने वाले लंबे समय तक ये जो ईस्टर्न डोमेन था, यहाँ पे जो मुगल का डोमिनेंस था वो बना रहने वाला था। जो जैसोर और कामरूप नाम की जगह है ना प्रेजेंट डे आसाम में, वो पूरी तरीके से मुगलों के अंदर आ गई। ईस्ट बंगाल में मुगल पावर पूरी तरीके से इंट्रेंच हो चुकी थी, कंसोलिडेट हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे जहांगीर को एक बात पता थी, ये बात पहले अकबर को ही पता थी, ये बात यहाँ पे जहांगीर को ही पता थी। जहांगीर को पता है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह को जीतना है तो ठीक है भाई, आपने जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद उस जगह पे अगर अपना कंट्रोल बना के रखना है तो आप जबरदस्ती कंट्रोल बना के नहीं रख सकते। अगर आपको किसी एक जगह पे राज करना है तो उस जगह के जो लोग हैं वो जब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप राज नहीं कर पाओगे। तो गुडविल ऑफ द पीपल बहुत इंपॉर्टेंट थी, और गुडविल ऑफ द पीपल के लिए उस जगह के जो डिफीटेड रूलर्स हैं उनको इज्जत देनी बहुत जरूरी थी। तो इन अफगानों को हरा के मुगलों ने इन अफगानों को ह्यूमिलिएट नहीं किया, इनको सिंपैथी के साथ ट्रीट किया, इनकी प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया। बहुत सारे बंगाल के जो जमींदार थे जो कि अफगानों की तरफ मिल गए थे और बाद में उनको मुगलों ने बंधक बना लिया, तो उनको छोड़ दिया गया। उनसे बोला गया कि ठीक है भाई, आप अपने अपने इलाके में जा लो, आप अपने अपने जो भी डोमिनियंस उनको देख लो। चूंकि समझिए, मान लो कोई एक रूलर है बंगाल का, ठीक है, मान लो उस्मान खान ही है, या फिर मान लो इस्लाम खान के अंदर कोई जमींदार है, हिंदू है मुस्लिम, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस जमींदार ने उस्मान खान का सपोर्ट दिया मुगलों के अगेंस्ट, मुगल जीत गए तो इन जमींदारों को बंदी बना के ले गए। अब जमींदारों को क्या लगेगा कि हमने तो मुगलों के खिलाफ लड़ाई की है, मुगल सोल्जर्स को मारा है, तो ये मुगल हमको मार डालेंगे, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मुगलों ने एक बिल्कुल अलग काम कर दिया, मुगलों ने इनको माफ कर दिया, मुगलों ने इनको उनके घर पे वापस भेज दिया। कहते हैं ना कि आप
को उम्मीद नहीं थी इज्जत मिलने की, लेकिन आपको एक लिमिट से ज्यादा इज्जत और ताकत मिल गई, तो जो आपकी वफादारी है वो दुगनी हो गई। तो पहले ये जो अफगान्स थे, और इन अफगान्स के साथ जो हिंदू जमींदार थे, जो लोकल लेवल पे हिंदू राजा थे, जो कि यहाँ पे मुगलों के साथ बहुत बुरी तरीके से हारे थे, उनको जब मुगलों ने बोला कि ठीक है तुम अपने डोमिनियन में वापस चले जाओ, अपनी जगह पे राज करो, बस तुम मुगल सोजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लो, तो इनको लगा यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार, ठीक है ना, हमें हराने के बाद भी ये हमें हमारी जगह वापस कर रहे हैं। तो इसीलिए देखोगे कि एक्चुअली में मुगल एम्पायर जो इतना कंसोलिडेट हुआ है और जो इतने लंबे समय तक चला है इतने स्ट्रांग तरीके से, वो इसीलिए चला है क्योंकि जहां जहां पे भी मुगल राज स्थापित हुआ है, वहां वहां के लीडर्स ने और वहां वहां के लोगों ने कहीं ना कहीं मुगल राज को एक्सेप्ट किया, तभी वो इतना लंबा चल पाया। और अफगानों को हराने के बाद भी अफगानों को ह्यूमिलिएट नहीं किया जहांगीर ने। मूसा खान को भी यहाँ पे रिलीज किया गया, उससे बोला गया कि ठीक है भाई तुम बंगाल में अपने इलाके में चले जाओ, वहां पे जाके अपने हिसाब से ऑटोनॉमसली राज करो, लेकिन रहोगे तुम मुगल सोजरेनिटी के अंदर। तो इसके चलते जो बहुत सारे अफगान्स थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ एक परचम उठा लिया था, वो अब कहीं ना कहीं मुगलों के फेवर में आ गए। बहुत सारे अफगानों को यहाँ पे मुगल नोबिलिटी में रिक्रूट भी किया गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अफगान नोबल था जहांगीर के अंदर जिसका नाम था खानी जहान लोदी। खानी जहान लोदी ने बड़ी जबरदस्त सर्विस दी है डेक्कन में मुगल अंपायर को। और आपको बता दूं कि ये जो अफगान्स होते हैं ना, ये जल्दी किसी के अंदर काम नहीं करते हैं। इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किसी के कंट्रोल के अंदर आ जाए बड़ा मुश्किल काम है। अगर अफगान्स किसी के कंट्रोल के अंदर आते तो क्या लगता है कि आपको आज की डेट में तालिबान वाली इतनी बवाल और इतना लंबे समय से जो सिविल वॉर चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर ये होता? उनकी जो बेसिक सोसाइटी का मेकअप है ना, वो ट्राइबल है। और ट्राइबल मेकअप में आप डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करवा पाओ, बहुत मुश्किल होता है। ये आप अभी के लिए जो तालिबान का एग्जाम्पल चल रहा है उससे समझ ही पा रहे होगे। फिर आगे बात की जाए 1622 में जहांगीर ने क्या किया। फिर जहांगीर की बात की जाए तो 1622 तक जहांगीर ने मलिक अंबर को दबा दिया। तो मलिक अंबर की कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले मलिक अंबर हारा, उसके बाद मलिक अंबर जब जहांगीर के बेटे खुर्रम ने बगावत की तो उस समय पे मलिक अंबर की पोजीशन फिर से स्ट्रांग हो जाएगी। वो सब अभी आगे आएगा। वैसे मलिक अंबर के बारे में बता चुका हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मुगल्स। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मुगल्स चल रही है स्टोरी, ये याद रखिएगा। तो 1622 तक जहांगीर मलिक अंबर को हरा चुका था। ओवरऑल मुगल पावर काफी हद तक कंसोलिडेट हो चुकी थी। मेवाड़ के साथ जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो चुके थे। बंगाल पूरी तरीके से मुगलों के कब्जे में आ चुका था। जहांगीर की उम्र थी 51 साल। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय तक जो मुगल राज है वो बहुत पीसफुली चलेगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम हुई। एक प्रॉब्लम तो ये हुई कि अफगानिस्तान का जो कांदाहार वाली प्रोविंस है ना, इसके ऊपर कब्जा कर लिया किसने? पर्शियन ने। पर्शियन कॉन्क्वेस्ट हो गई कांदाहार प्रोविंस की। तो ये जो ईरान की सफाविद डायनेस्टी थी, इसके रूलर्स ने अफगानिस्तान के कांदाहार प्रोविंस पे अटैक किया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब मुगलों की जमीन कोई और कब्जा कर ले तो ये मुगलों के लिए शर्म की बात है। एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जहांगीर की अब तबीयत बिगड़ने लगी थी, और जब राजा की तबीयत बिगड़ेगी तो सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे? प्रिंसेस। अब प्रिंसेस को लगेगा कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि राजा से किसी को कोई लेना देना नहीं। मैंने बताया ना, जब गद्दी की बात आती तो बाप बेटे का प्यार कोई मैटर नहीं करता है। तो जहांगीर की तबीयत बिगड़ी तो बेटों ने पहले प्लान बनाना शुरू कर दिया कि अब ये मरेगा तो गद्दी पर कौन बैठेगा। और उसके लिए फिर ये प्रिंस आपस में यहाँ पे लड़ने लगे। प्रिंसेस के बीच में एक सक्सेशन का बैटल चलने लगा। और जब प्रिंसेस आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो जो नॉबल्स होंगे आसपास के, वो कोई नॉबल किसी प्रिंस को सपोर्ट कर रहा है, कोई नॉबल किसी प्रिंस को सपोर्ट कर रहा है। एक प्रॉपर पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू हो गई। और इस पॉलिटिक्स के बीच में एक पर्टिकुलर प्लेयर उठ के आएगा जिसका नाम है नूरजहां। नूरजहां की बात करेंगे। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, लेकिन वो उसकी फर्स्ट वाइफ नहीं थी। अभी नूरजहां की जो पूरी स्टोरी है ना, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नूरजहां, शाहजहां और महाबत खान, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस के सारा या फिर किसी की कहानी में आपने सुना होगा कि जहांगीर नूरजहां को बहुत मानता था। जहांगीर वही करता था जो नूरजहां बोलती थी। नूरजहां के ऊपर पूरी तरीके से जहांगीर डिपेंडेंट था। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि जहांगीर ने एक बड़ा एफिशिएंट राज दिया, और एफिशिएंट राज वही रूलर दे सकता है जो अपने दिमाग से सोचे। जो किसी और के दिमाग से चलेगा वो कभी भी एक एफिशिएंट राज नहीं दे सकता है। तो ये पूरा का पूरा किस्सा क्या था नूरजहां का?
इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज़ का लिंक नीचे दिया हुआ है। इंस्टाग्राम अच्छा, कमेंट करके इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं, इससे खासा मदद मिलती है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें फ्रेंड्स, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।